इसमें हम लोगों ने ललितपुर में, क्योंकि ललितपुर हमें उस समय इसलिए चयन करना पड़ा था जिससे एनजीटी के प्रकोप से बचा करके हम लोग इंडस्ट्री को यूपी के अंदर लाने में आसानी से हमें एक आसान रास्ता हम उपलब्ध करवा सके। बहुत ही अच्छा प्राकृतिक वातावरण है, पर्याप्त जल संसाधन है। और ललितपुर के बारे में कहते हैं कि ललितपुर न छोड़ियो, यानी ललितपुर के बारे में कहा जाता है कि जो ललितपुर एक बार आता है तो उसके मन में हमेशा एक भाव रहता है कि ललितपुर को अब कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो बहुत अच्छा प्राकृतिक दृष्टि से भी और संसाधनों की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण जनपद होने के नाते हम लोगों ने प्रदेश के पहले फार्मा पार्क के लिए वहां पे लैंड अधिग्रहित की और अब वहां पर उसे विकसित करके आवंटन की कार्रवाई को हम लोगों ने तेजी के साथ आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए आपने देखा होगा कि जो देश का जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हम लोग इसी माह तक हम लोगों का प्रयास है कि हम इसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से राष्ट्र को समर्पित करें। इसी से सटे हुए लगभग 350 एकड़ के एक क्षेत्रफल में हम लोगों ने मेडिकल डिवाइस पार्क के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और तेजी के साथ इसे हम विकसित कर रहे हैं। आगे की उन संभावनाओं को लेकर के मुझे याद है जब कुछ वर्ष पहले आईआईटी मेरे पास आई थी, उन्होंने कहा कि हम मेडिकल के फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, तो मैंने कहा आईआईटी को मेडटेक का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करना चाहिए। उन्होंने कहा हमारे पास इतना पैसा नहीं। हमने कहा राज्य सहयोग करेगा। मैंने उस समय के हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और वर्तमान में एडवाइजर के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री अवनीश अवस्थी जी, उनको मैंने कहा कि भाई आप आईआईटी कानपुर के प्रोडक्ट हैं, आप एक बार वहां जाके देखें तो इसके बारे में क्या हो सकता है। और वे गए और उसके बाद आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर के हम लोग मेडटेक के एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को विकसित करने के समय हम लोगों ने उस समय कहा भाई हम राज्य की तरफ से 50 करोड़ देंगे। और आप आश्चर्य करेंगे कि इस समय 1200 करोड़ रुपए का एक मेडटेक का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वहां बहुत अच्छे ढंग से विकसित हो रहा है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा है और आईआईटी कानपुर के एलुमनाई उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। उस पूरे सेंटर को विकसित करने के लिए बहुत अच्छे ढंग से विकसित कर रहे हैं। एससीपीजीआई दूसरे सेंटर के रूप में विकसित हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में जो इसके बारे में यहां पर हमारे नीति आयोग के माननीय सदस्य डॉक्टर विनोद पॉल जी ने जो बात यहां पर कही है कि उत्तर प्रदेश में पहले से इस प्रकार की संभावनाएं हैं। हमारे पास नेशनल लेवल की 4 सेंट्रल लेबोरेटरीज यूपी के अंदर पहले से मौजूद हैं। सीडीआरआई है, एनबीआरआई है, इस प्रकार की पूरी लाइब्रेरी इसी लखनऊ में मौजूद हैं। तमाम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहां पे पहले से मौजूद उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर फार्मा सेक्टर के लिए सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट भी है और सबसे बड़ा वर्क फोर्स भी यूपी के अंदर आपको यहां पे प्राप्त हो सकता है। और इस दृष्टि से आज यूपी के अंदर जिस प्रकार का हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपने अगर यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करेंगे तो मुझे याद है आज से 9 वर्ष पहले हमारे पास 1.5 एक्सप्रेसवे थी और आज भारत के 55% एक्सप्रेसवे पर उत्तर प्रदेश का कब्जा है। उत्तर प्रदेश के पास देश की 55% एक्सप्रेसवे यूपी के पास है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी इंटरनेशनल और इंटरस्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन के साथ जुड़ी हुई है। हर जिला मुख्यालय 4 लेन के साथ, तहसील और ब्लॉक मुख्यालय 4 लेन और 2 लेन के साथ हमारी जुड़ी हुई है। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर है। बेहतर कनेक्टिविटी है, पर्याप्त जल संसाधन है,
और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क हमारे पास, देश के अंदर सबसे अधिक सिटी में मेट्रो का संचालन, देश का पहला इनलैंड वाटरवे, देश की पहली रैपिड रेल और देश के अंदर सबसे अधिक एयरपोर्ट रखने वाला राज्य आज उत्तर प्रदेश है। मुझे याद है आज से 9 वर्ष पहले ये एक सपना होता था। मुझे अगर दिल्ली जाना होता था गोरखपुर से, तो मुझे पहले गोरखपुर से लखनऊ आना होता था, लखनऊ से फिर मैं दिल्ली जाता था। गोरखपुर से लखनऊ पहुंचने में मुझे 6 घंटे लगते थे और फिर यहां से फ्लाइट पकड़ता था दिल्ली के लिए। आज यूपी की कनेक्टिविटी क्या है? आज कोई लखनऊ से गोरखपुर जाना चाहेगा तो मात्र 3 घंटे में पहुंच सकता है, यानी 6 घंटे की दूरी को 3 घंटे में की गई है। 4 लेन की कनेक्टिविटी से, हाईवे से भी और एक्सप्रेसवे से भी जुड़ा हुआ है। गोरखपुर से एक फ्लाइट चलती थी और वह भी कभी कभी, आज वहां से 14 फ्लाइट चल रही हैं, देश के अलग अलग सिटी के साथ जुड़ी हुई हैं। हमारे वर्तमान में 16 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। उस समय केवल 2 एयरपोर्ट हमारी क्रियाशील थे, 2 आंशिक रूप से थे। आज नए एयरपोर्ट बने हैं, 4 हमारे पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी महीने हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से समर्पित करेंगे राष्ट्र को। यानी कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और बेहतरीन निवेश के अवसर उत्तर प्रदेश के अंदर विकसित करने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश देश के उन बड़े राज्यों में एक है जिसने अपना फॉरेस्ट कवर भी बढ़ाया है। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने केवल भौतिक विकास के बारे में, हमने पर्यावरण को भी बेहतरीन ध्यान दिया है और उत्तर प्रदेश ने पिछले 9 वर्ष में अपने फॉरेस्ट कवर को भी तेजी के साथ विकसित किया है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर पिक एंड चूज नहीं है, पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के पास अपनी 34 सेक्टोरियल पॉलिसीज हैं, हर एक फील्ड की अपनी पॉलिसी। कोई भी निवेशक आएगा, सिंगल विंडो के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम उसे सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवा रहे हैं। इंसेंटिव वितरण के लिए मैं स्वयं उसकी मॉनिटरिंग करता हूं कि अगर किसी निवेशक ने, किसी इन्वेस्टर ने यहां निवेश किया है तो पॉलिसी के दायरे में रह करके उसको हमने समय पे उसका इंसेंटिव दिया है कि नहीं दिया है, और फिर इसमें हर एक स्तर की जवाबदेही भी तय होती है। अक्सर होता क्या था कि सरकारें वायदा तो करती थी, लेकिन देने की जब बात आती थी तो उसमें कुछ न कुछ ऐसे लोगों लगा लेते थे कि वह कभी भी सुलझता नहीं था। हमने कहा भी नहीं, जब सरकार ने एक बार कह दिया है, बहुत बार होता है सरकार बदलती है, हमने कहा भी सरकार सरकार होती है, व्यक्ति बदलता है। किसी भी सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई है, उसका पालन करना अगले का दायित्व बनता है। किसी ने भी यहां पे तय किया हो, 2007 में तय किया हो, 2012 में तय किया हो, 2014 में तय किया होगा, अगर किसी सरकार ने तय किया है उसको हम लागू करेंगे। हमने उसको प्रभावी ढंग से लागू किया, नई पॉलिसीज दी हैं, पॉलिसी के दायरे में बिना भेदभाव के हर एक इन्वेस्टर को उसका इंसेंटिव भी समय पे हम लोगों ने उपलब्ध करवाया है। उत्तर प्रदेश आज जिस दिशा में आगे बढ़ा है, यहां पे अभी हमारे डिप्टी सीएम भी बता रहे थे, हम लोग जब आए थे हमारे पास निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज ज्यादा थे, गवर्नमेंट के कम थे। हॉस्पिटल्स की स्थिति बहुत खराब थी, बहुत दयनीय स्थितियां थी, और हम लोग तो उन परिस्थितियों से जूझे हैं, देखे हैं। लोग मरते थे, कोई पूछने वाला नहीं था, बीमारी से लोग तड़पते थे, और समाचार पत्रों में, मीडिया में आता था अज्ञात बीमारी से इतने लोग मर गए। बीमारी अज्ञात, आज के समय में भी अज्ञात थी।
मुझे एक जनप्रतिनिधि के रूप में इस लड़ाई को सड़क से लेकर संसद तक लड़नी पड़ती थी। लंबी लड़ाई को हम लोग लड़े और आज मैं कह सकता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के 38 जनपदों में इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी को हम लोगों ने आज पूरी तरह समाप्त कर दिया है, पूरी तरह समाप्त किया है। यानी ये सरकार की नीयत साफ है, उसकी नीतियां हैं, हर एक व्यक्ति तक शासन की योजना का लाभ ईमानदारी के साथ पहुंच जाए तो मेरा यह मानना है कि वह सब कुछ किया जा सकता है जो एक कॉमन मैन के मन में होता है। हम लोग इस बात को बोलते थे। जो जिन परिस्थितियों से उत्तर प्रदेश के लोग जूझ रहे थे, लोग बोलते थे कैसे ठीक होगा। हमने कहा ठीक होगा। ये उत्तर प्रदेश में आप अनुमान करिए 2012 से लेकर के 2017 के बीच में 900 से अधिक दंगे हुए थे। अनुमान कर लीजिए। कोई सिटी ऐसी नहीं थी जहां कर्फ्यू का दौर उस सिटी के अंदर न गुजरी हो। कोई उद्यमी, कोई चिकित्सक, कोई व्यापारी ऐसा नहीं रहा होगा जिसने गुंडा टैक्स न दिया हो। इस दौर में अराजकता चरम पर थी। यहां का युवा पलायन करता था। सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं थी। परिणाम क्या था? जब सुरक्षा नहीं होगी, जो पहले से उद्यम थे वह भी यहां से प्लान कर रहे थे। जैसे तैसे वे भागने के लिए मजबूर थे। यहां पे सब जुनेजा जी अपनी बात को कह रहे थे, ये उनकी अपनी पीड़ा थी, जहां उनका बचपन बीता। उस धरती को छोड़ना उनके लिए अत्यंत कठिन रहा होगा, लेकिन उनकी मजबूरी थी कि उन्हें अपनी सुरक्षा भी चाहिए थी। और केवल एक जुनेजा जी की बात नहीं थी। ये उत्तर प्रदेश के हर उद्यमी की, हर व्यापारी की, हर उस व्यक्ति की पीड़ा है जिसने उस दौर को देखा है। 2003 से लेकर के 2017 के बीच के उस दौर को देखा है, जब व्यापक कर्फ्यू में अपहरण के लिए यहां पर अपहरण होते थे, फिरौती वसूली करने के लिए। और उन स्थितियों में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी पार्टी ने दायित्व मुझे उपलब्ध दिया था, तो हमें इस चुनौती का सामना भी करना था और हर एक नागरिक के मन में एक विश्वास भी पैदा करना था। स्वाभाविक रूप से यह हम पिक एंड चूज से नहीं कर सकते थे। हम लोगों ने तय किया जीरो टॉलरेंस फिर सब पे बराबर लागू होगा। अगर अपना व्यक्ति भी गलत करेगा तो उसके लिए भी वही कानून लागू होगा जो एक माफिया और अपराधी के लिए लागू होगा। कोई अपना पराया नहीं होगा। और हम लोगों ने इस मामले में जब कार्रवाई प्रारंभ की, प्रयास तो किया कि कानून के दायरे में रह करके करें।